तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मली अगर हम आइल्स के एग्जाम पैटर्न की बात करें, स्पेशली रीडिंग की, तो आपको फर्स्ट पैसे काफ़ी इजी होता है। उसमें आपको ब्लैंक्स देखने को मिलती हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसे नहीं हो रहा। ये वाले क्वेश्चन जो है उन्होंने थोड़े से चेंज इसमें किया है। जैसे ये रिसेंटली अभी 30 मार्च वाला एग्जाम निकल कर गया, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट पैसेज में ट्रू फॉल्स आए थे और उसके साथ आपको ये वाले कुछ लिस्ट ऑफ जॉब्स वगैरह दे रखी थी, उसको आपको मैचिंग करना था। लिस्ट ऑफ राइटर नहीं है कि राइटर को मैच करना, वो वाले क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डाले थे। पहला पैसे काफी ज्यादा उनको डिफिकल्ट लगा, बाकी दोनों पैसे ठीक लेवल के थे, जो स्टैंडर्ड लेवल होता है आइल्स का, उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए हुए थे। लेकिन पहले वाला पैसेज डिफिकल्ट उनको लगा। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझने वाली क्या है कि जो एमसीक्यू का नंबर है वो आइल्स ने बढ़ा दिया। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे यहाँ पे 3 एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे तो 2 एमसीक्यू आपको और दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे 5 एमसीक्यू हैं, वहां पर रियल एग्जाम में भी आपको 5 या 6 एमसीक्यू आजकल आ रहे हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले सिर्फ 3 ही एमसीक्यू आते थे, हार्डली 4 एमसीक्यू आते थे। लेकिन अब इस टाइम पे नंबर उन्होंने इसका भी बढ़ा दिया है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ज्यादा एग्जाम में आने स्टार्ट हो जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। और आने वाले टाइम जो अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आखिरकार हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व करें, क्या तरीका है, इसको शॉर्टकट क्या है, कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो आज की इस वीडियो में जो मेरा मेन फोकस है स्टूडेंट, वो मैचिंग क्वेश्चन और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के ऊपर ही रहने वाला है। हालांकि इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये समरी भी दे रखा है, 4 क्वेश्चन आपके समरी के भी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका टाइम भी सेव होना चाहिए। तो सेव करने के लिए सबसे पहले, जैसे यहाँ पे समरी दे रखी है, तो समरी को आप थोड़ा सा दिमाग यूज करके पहले ये फाइनलाइज कर सकते हैं कि ये समरी एग्जामिनर ने कौन से टेक्स्ट से बनाई है। इससे आपको बहुत फायदा होता है। मैं बताता हूँ कैसे फायदा होता है। मतलब ये जो समरी है बनाने के लिए जो भी उन्होंने टेक्स्ट यूज किया होगा, उस टेक्स्ट को वो दूसरे क्वेश्चन, जैसे कि मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं या फिर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, उसमें तो बिल्कुल भी वो वाला टेक्स्ट यूज में नहीं आएगा, ये गारंटी होती है। इसके लिए क्या करेंगे कि जो समरी में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, पहले हम उसको मार्क डाउन, उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे कि क्या उसने दिया हुआ है, कौन से ऐसे वर्ड्स उसने दे रखे हैं जो उसने ये समरी बनाने के लिए टेक्स्ट में यूज करें। फॉर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, किंग ने कोई बिल्डिंग बना रखी है, फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे स्टोन क्लिप्स के बारे में लिखा है, वुडन वेजेस के बारे में लिखा है, यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर के बारे में लिखा। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप भी मार्क डाउन कर सकते हैं। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि ये समरी उसने कहां से बनाई है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ है आपके सामने। इसको आप थोड़ा सा स्कैन करते करते जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड पेज के ऊपर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे किंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे वुडन वेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले 2 पैराग्राफ जो है कहीं ना कहीं उसने समरी बनाने के लिए यूज करे हैं। हो सकता है थर्ड वाला भी थोड़ा बहुत यूज किया हो, लेकिन चांसेस हाई हैं कि ये 2 पैराग्राफ उसने समरी बनाने के लिए यूज करे हैं। तो इसी तरीके से अब हम एमसीक्यू को भी चेक करेंगे कि उसने कैसे, कहां से क्वेश्चंस को डिजाइन किया। जैसे स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी एक बड़ी वीडियो में बताया था कि एमसीक्यू की लोकेशन इतनी चैलेंजिंग नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ आपको रीड करना है, फिर यहाँ पे देखिए 5th पैराग्राफ रीड करना है, फिर उसमें जैसे ही यहाँ पे स्क्राइब्स के बारे में उसने कौन से पैराग्राफ में जिक्र किया है। इसको जैसे यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्राइब के बारे में पहले पैराग्राफ में उसने लिखा है। और उसके बाद नीचे वाला जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी उसने एक एमसीक्यू बनाने के लिए इसको यूज किया है। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा काउंट डाउन करता हूँ ना, 5वां पैराग्राफ, तो वो सेकंड पेज के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखा है, ये 5वां पैराग्राफ है। इसका मतलब ये है ये पैराग्राफ उसने एमसीक्यू के लिए यूज कर लिया है, तो किसी और क्वेश्चन के लिए इसको यूज नहीं करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे किंग का आपको बताया था, तो किंग का जिक्र जरूर किया हुआ है, तो लेकिन हायर चांसेस है कि इसमें से उसने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया होगा। मतलब जो समरी है वो आगे वाले 2 पैराग्राफ में उसने बना के आपको दी होगी। मे भी हो सकता है ये वाला पैराग्राफ जो वो थोड़ा सा हाफ यूज किया हो। तो ये देखिए यहाँ पर आपको अनस्किल्ड वर्कर दिखाई दे रहा है। तो ये अनस्किल्ड लेबर तो आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, समरी के लास्ट क्वेश्चन को देखिए, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये वाला पैराग्राफ उसने पूरा यूज नहीं किया है, समरी के लिए थोड़ा बहुत यूज किया होगा। और ये पैराग्राफ ज्यादा चांसेस है कि इसको ज्यादा समरी के लिए उसने यूज किया है। और ये जो ऊपर वाला 5th पैराग्राफ है, इसमें से उसने एक एमसीक्यू बनाया है, इसमें से कोई और क्वेश्चन आने के चांस नहीं है।
उसी प्रकार से हम ये दूसरे जो 2 एमसीक्यू हमारे बचे उसकी लोकेशन को भी थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखो मार्ट लिखा हुआ इसने, तो मार्ट के बारे में यहाँ पर एज इट इज ही क्वेश्चन में भी लिखा होगा। और लास्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड ऑफ इजिप्शियन गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम ये वाले स्टार्टिंग से लेके 3rd पैराग्राफ तक तो ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके, तो मतलब जो 2 एमसीक्यू हमारे बचे हैं वो इससे नीचे होने चाहिए। तो अगर ये वाले को हम थोड़ा स्कैन करते हैं तो लास्ट पैराग्राफ में आपको मार्ट दिखाई दे रहा होगा और लास्ट पैराग्राफ में ही आपको गवर्नमेंट वाला लिखा हुआ है। मतलब ये वाला जो पैराग्राफ इसमें से उसने 2 एमसीक्यू आपको बना के दे दिए। तो आप खुद सोचिए आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से पता चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या उसने डिजाइन किया है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अब हम थोड़ी सी बात मैचिंग वालों की कर लेते हैं। ये देखिए स्क्राइब के बारे में उसने पहले पैराग्राफ में ही जिक्र कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शंस यहाँ पे उसने दे रखे हैं वो उसने वहां से बनाए होंगे जो टेक्स्ट उसने एमसीक्यू के लिए और समरी के लिए यूज नहीं किया है। मेरी बात को ध्यान से समझो, एमसीक्यू के लिए जो टेक्स्ट उसने यूज कर लिया और समरी के लिए जो टेक्स्ट उसने यूज कर लिया, उसको छोड़कर जो टेक्स्ट बचा होगा वो टेक्स्ट आपको पढ़ना है ये वाले क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए। इससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको एग्जामिनर के दिमाग को रीड कर लेना है पहले कि क्वेश्चन कैसे बनाए हैं जिससे आपका टाइम बचेगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू को रीड करते हैं। व्हाट डज द राइटर से अबाउट स्क्राइब्स इन एंशिएंट इजिप्ट। अब इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्टूडेंट देखो, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, वैसे तो ये 3rd पैसेज में ही आते हैं, तो हमेशा एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि ये जो 4 ऑप्शन होते हैं इसमें से 2 ऑप्शन बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। या तो उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है या फिर जिक्र किया है तो उसका उल्टा वहां पे लिखा होगा। तो ये 1st पैराग्राफ में इसका लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एंशिएंट इजिप्ट भी दिखाई दे रहा है और स्क्राइब भी दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। द अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब लास्टेड मैनी ईयर्स। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है ट्रेनिंग। इसका मतलब कि उनकी जो ट्रेनिंग है, जो स्क्राइब होते हैं, उनको काफी टाइम लग जाता है और उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब उसके आगे देखिए इनकी जो जॉब है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मेमोराइजिंग हीरोग्लिफिक सिंबल्स, प्रैक्टिसिंग हैंड रिटन लेटरिंग। फिर उसके बाद देखिए स्क्राइब्स नोटेड द एवरीडे एक्टिविटी इन एंशिएंट इजिप्ट एंड रोट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम गेम स्टॉक टू टैक्स रैकेट। तो यहाँ तक हमने जितना भी टेक्स्ट पढ़ा है, यहाँ तक सिर्फ उसने ये चीज बताने की कोशिश करी है कि जो स्क्राइब्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या वो काम करते हैं। तो आइए हम इसको ऑप्शंस में से थोड़ा स्कैन करने की कोशिश करते हैं। पहले में उसने लिखा है देयर वर्किंग डेज वर वेरी लॉन्ग। मतलब वो उनका काम का दिन होता था वो बहुत लंबा होता था, उनको बहुत ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है। ऐसा तो उसने कुछ लिखा नहीं, उसने सिर्फ ये लिखा कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लंबी होती है, काफ़ी साल उनको ट्रेनिंग में लग जाते हैं। द टॉपिक्स दे रोट अबाउट वर वेरी वेरीड। अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगेगा ये वेरी लिखा हुआ, ये वेरी नहीं है, ये वेरीड है। वेरीड का मतलब होता है ज्यादा या कम होना। तो मतलब वो जो टॉपिक लिखते हैं ना वो बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि उनको बहुत सारे टॉपिक्स लिखने पड़ते थे, ग्रेन से लेके टैक्स तक, टैक्स रैकेट तक वगैरह, मतलब सारा कुछ उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन अगर आप रीड करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मैच नहीं होने वाला है। 2nd पैराग्राफ में नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 2nd पैराग्राफ में राइटर क्या पॉइंट आउट करना चाहता है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये जो दूसरे क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि स्क्राइब के बारे में हमने सारा पैराग्राफ पढ़ लिया है। तो आप यहाँ से 4 ऑप्शंस को स्कैन करके देख सकते हैं। वाज अनएबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स, ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं। डिवाइडेड वर्क्स इनटू ग्रुप्स, ऐसा भी हमने इस पैराग्राफ में कुछ पढ़ा नहीं है। फेस डेली हैजर्ड्स, अंडरवेंट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अप्रेंटिसशिप का मीनिंग ट्रेनिंग होता है और उनको काफी ज्यादा टाइम लगता है ट्रेनिंग में, काफी साल लग जाते हैं। तो मतलब ये वाला आंसर यहाँ से आपका 36 नंबर ए आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम 2nd पैराग्राफ को रीड करते हैं, इसकी ऑप्शंस को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। व्हाई जॉब्स वर प्लेंटीफुल इन एंशिएंट इजिप्ट। इसका मतलब ये है कि जॉब्स यूजफुल क्यों थी एंशिएंट टाइम में। बी पॉइंट में उसने लिखा है हाउ ऑनेस्ट वर्कर वर इन एंशिएंट इजिप्ट। जो काम करने वाले बंदे थे वो कितने ज्यादा ऑनेस्ट थे उस टाइम पे। तीसरे नंबर पे उसने कंपैरिजन दिखाया है मैनुअल और प्रोफेशनल वर्क का। और लास्ट वाले में उसने लिखा है रेंज ऑफ ड्यूटीज, मतलब बहुत सारी ड्यूटीज की बात की गई होगी कि एक इंडिविजुअल जो है उसको काफी सारे काम करने पड़ते हैं। तो आइए हम इसको जरा देखते हैं पैराग्राफ में, 2nd पैराग्राफ में क्या क्या इसने लिखा है। यहाँ से ये पैराग्राफ इसको हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। कहता इन मैनी सिविलाइजेशंस द लोअर क्लासेस प्रोवाइडेड द मीन्स फॉर दोज। मीन्स का मतलब होता है साधन। वो लोगों के लिए वो साधन बनते थे जो लोग क्या थे, अबव दोज अबव देम टू लिव कंफर्टेबल
lives. You need to work if you want to eat. यहाँ पर इसने लिखा है कि आपको अगर खाना पीना चाहिए तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. But there was no shortage of jobs at any time in Egypt's history. Jobs की shortage नहीं थी, but अगर आपको खाना चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा. अब उसके आगे थोड़ा रीड करके देखते हैं. इसने लिखा है कॉमन प्लेस आइटम्स टेकन फॉर ग्रांटेड. कॉमन प्लेस आइटम टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी भी चीज के सामने जब ये लिखा हो ना ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब ये होता है कि उसको वैल्यू कम दी जाती है. तो कॉमन प्लेस आइटम को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है. सच एज वो कौन कौन सी आइटम थी, ये सारी आइटम्स उसने आगे लिख रखी हैं जिसको इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है. एंड सैंडल्स वर मेड फ्रॉम पेपरस एंड पाम लीव्स. तो सैंडल्स कैसे बनते थे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. इन ऑर्डर टू मेक दीज, मतलब ये जो सैंडल है इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो सारा पेपरस के बारे में उसने आगे एक्सप्लेन किया है. पेपरस हैड टू बी हार्वेस्टेड, प्रोसेस्ड एंड ऑल. और यहाँ पे उसने लिखा है ऑल दीज जॉब्स नीडेड वर्कर. ये सारी जो जॉब्स थी इसमें वर्कर की जरूरत होती थी. अब यहाँ पे ना ट्रैप उसने बनाया हुआ, हमने ना एक ऑप्शन पढ़ा था जिसमें उसने लिखा था बहुत सारी ड्यूटीज करनी पड़ती थी. बहुत सारी ड्यूटीज एक बंदे को करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जो वर्कर्स करते हैं. मतलब वो वाला ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा. मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको. ये वाला ऑप्शन है नोटिंग द रेंज ऑफ ड्यूटीज एन इंडिविजुअल वर्कर हैड इन एंशिएंट इजिप्ट. इसका मतलब ये है कि बंदा एक है, उसको काम बहुत सारे करने पड़ते थे, लेकिन हमारा जो पैसेज है उसमें ये लिखा है कि बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स करते थे. तो ये वाली ऑप्शन हमारी वैसे ही क्रॉस हो जाएगी. शायद आपको लग सकता है कि ये आंसर है क्योंकि यहाँ पर सिनोनिम्स काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं. बाकी अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो वो आंसर कैसे हो सकता है. जॉब्स वर प्लेंटीफुल इन एंशिएंट इजिप्ट. जहां पर उसने ये लिखा था कि अगर आपको खाना चाहिए तो फिर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी. तो मतलब काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी ऑप्शंस को यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं. उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं किया है. तो क्लियरली जो इसका आंसर है वो ए ऑप्शन आपका आ जाएगा. देखो स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा. इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दीजिएगा. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती ही रहेंगी. और किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए एकेडमिक की या जीटी की, आप लोग रीडिंग को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. लेकिन हम सिंगल मॉड्यूल की ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम फुल क्लास ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम पहुंचेंगे सीधा डायरेक्टली फिफ्थ पैराग्राफ में. फिफ्थ पैराग्राफ में राइटर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दे रखे हैं. एक्सप्लेनिंग ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बता रहा है. डिस्क्राइबिंग ए चेंज, कोई चेंज करने की बात कर रहा है. रिजेक्टिंग ए पॉपुलर व्यू, कोई किसी का व्यू पॉइंट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसको वो रिजेक्ट कर रहा है. क्रिटिसाइजिंग ए पास्ट एक्टिविटी, पास्ट एक्टिविटी को क्रिटिसाइज कर रहा है. तो ये आपके सामने फिफ्थ पैराग्राफ, इसको रीड करते हैं. कहता पार्ट ऑफ मेकिंग ए लिविंग रिगार्डलेस ऑफ वंस स्पेशल स्किल was taking part in King's Monument building project. Although it is commonly believed that great monuments and temples of Egypt were achieved through slave labor, there is absolutely no evidence to support it. The pyramids and other monuments were built by Egyptian laborers who either donated their times as community service or were paid for their labor, and Egyptian from every occupation could be called on to do this. अब इसमें थोड़ा सा आप रीड करने की कोशिश करेंगे. ये वाला सेंटेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें इसने लिखा although it is commonly believed that great monuments and temples of Egypt were achieved through slave labor. इसका मतलब ये है कि हालांकि इस चीज को बहुत ज्यादा विश्वास इस पे किया जाता है कि जो उस टाइम के बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, टेम्पल्स थे, वो स्लेव होता है जो गुलाम लोग होते हैं, उन्होंने बनाए थे. पर कह रहा है यहाँ पे कॉमा का मतलब है बट देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस. ऐसा मानते थे लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस उनके पास मौजूद नहीं था. तो इसका मतलब क्या है, तो आप इसको यहाँ से थोड़ा स्कैन करके समझने की कोशिश करेंगे. एक्सप्लेनिंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है. डिस्क्राइब ए चेंज, कुछ ऐसा चेंज आया है ऐसा भी हमने कुछ पढ़ा नहीं है. रिजेक्टिंग ए पॉपुलर व्यू आंसर आएगा क्योंकि ने बोला कि ऐसा माना जाता था लेकिन इसका कोई भी एविडेंस उनके पास मौजूद नहीं है. तो मतलब जो मानते थे, जो व्यू पॉपुलर था, उसको वो रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था. यहाँ पे आपका सी आराम से आंसर आ जाएगा. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना. लास्ट वाले दो क्वेश्चन को रीड करते हैं. पहले इसको रीड करते हैं 31 वाले को. द राइटर रेफर्स टू द वैली ऑफ मार्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट. मतलब ये जो मार्ट है इसको उसने क्यों यूज किया है. तो इसकी जो लोकेशन थी वो लास्ट पैराग्राफ में है. दिस प्रैक्टिस वाज इन कीपिंग विद द वैली ऑफ मार्ट व्हिच वाज
central to Egyptian culture. One was expected to care for others as much as oneself, and contributing to the common good was an expression of this. There is no doubt there were many people who did not love their job, but the Egyptian government, ये दूसरे वाला आ गया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है वहां तक ही होना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसने लिखा है कि कोई भी पर्सन जो इजिप्शियन कल्चर से रिलेटेड वो क्या करता है कि दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करता है जितनी वो अपनी करता है, और कंट्रीब्यूट करता है कॉमन चीज़ों के लिए। तो इसी चीज़ को हम उधर जाके देखेंगे कि कैसे उसने उधर पैराफ्रेज किया है। तो पहली ऑप्शन को रीड करते हैं, हाउ द वर्क ऑफ आर्टिस्ट रिफ्लेक्टेड बिलीफ इन एंशिएंट इजिप्ट। ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं कि आर्टिस्ट का काम जो है वो उसमें दिखता है उनके विश्वास में। सेकंड में उसने लिखा हाउ एंशिएंट पीपल व्यूड देयर रोल इन सोसाइटी। ये आंसर हो सकता है क्योंकि उनकी एक्टिविटी, उनका रोल बताया गया था कि वो ऐसे बिहेव करते थे, ऐसे वो काम करते थे कि वो हमेशा दूसरों को समर्पित रहते थे। वो अपने लिए जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही दूसरों के लिए काम करते थे। तीसरे में उसने लिखा है व्हाई ओपिनियन ऑफ सर्टेन पीपल वर वैल्यूड। कुछ खास लोगों के ओपिनियन को वैल्यू दी जाती थी, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। व्हाई एंशिएंट इजिप्शियन एक्सप्रेस्ड देयर व्यू सो रेडिली। वो तैयार ही रहते थे अपने ओपिनियन देने के लिए, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो बी जो है बहुत क्लियरली आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अब लास्ट वाले को भी रीड कर लेते हैं। Which word best describes the attitude of Egyptian government towards its worker? ऐसा कौन सा शब्द है जो इजिप्शियन गवर्नमेंट के एटीट्यूड को लोगों के प्रति या वर्कर्स के प्रति एक्सप्लेन करता है? मतलब हम पढ़ के क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो स्ट्रिक्ट है, पेशेंट है, नेग्लिजेंट है, एप्रिशिएटिव है। तो यहाँ पे लिखा है बट द इजिप्शियन गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ हाउ हार्ड द पीपल वर्क and so staged a number of festivals throughout the year to show gratitude and give them day off to relax। इसको समझने की कोशिश करो ध्यान से। इसने लिखा है कि जो इजिप्शियन गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि कितना मुश्किल काम है जो उन्होंने किया है, और इसके लिए वो हर साल बहुत सारे फेस्टिवल करवाती थी उनको अपना थैंक यू बोलने के लिए। ग्रेटिट्यूड होता है, इट्स अ काइंड ऑफ थैंक यू, और उनको रिलैक्स देने के लिए। तो मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा सेंस लगा के समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टिक तो वो बिल्कुल भी नहीं थे, पेशेंट थे ऐसा भी नहीं लिखा, नेग्लिजेंट मतलब उनको वो इग्नोर कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। तो जैसे कि मैंने बताया कि समरी जो है, जहां से उसने समरी उठाई होगी वो वाला पार्ट हम कवर नहीं करेंगे। जो समरी के बिना टेक्स्ट बचा होगा वहां से हम इन आंसर्स को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पर पहला पैराग्राफ भी कवर कर लिया था, हमने दूसरा पैराग्राफ भी कवर कर लिया था। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए थे 5th पैराग्राफ में। तो मतलब ये वाला जो थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा बचा हुआ है इसमें हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं। तो इसके लिए पहले आपको ये लिस्ट थोड़ी देख लेनी है, लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट आपको दिमाग में रखनी है। जैसे यहाँ पे रीड कटर है, फार्मर्स हैं, पोटर्स हैं, इनके नाम आपने याद रखने और देखने कहाँ कहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये देखिए इस पैराग्राफ में हमें यहाँ पे फार्मर्स मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें फार्मर्स मिल रहा है। थोड़ा सा रीड करते हैं। कहता फार्मर्स यूजुअली डिड नॉट ओन देयर लैंड दे वर्क, दे वर गिवन फूड, इम्प्लीमेंट्स, लिविंग क्वार्टर्स एज पेमेंट्स फॉर देयर लेबर। मतलब उनकी अपनी जमीन नहीं थी लेकिन उनको पैसे मिलते थे जो भी वो काम करते थे एज ए लेबर। ऑल्दो दे वर मैनी मोर ग्लैमरस जॉब देन फार्मिंग, फार्मर्स वर द बैकबोन ऑफ द इजिप्शियन इकोनॉमी एंड सस्टेन्ड everyone else। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा रीड करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपको कोई भी ऑप्शन इसमें से दिखेगी नहीं। वैसे भी हमने एक तो वैसे भी कवर कर ली है, तो ये 3 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपको जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से कुछ भी मैच नहीं होने वाला। तो जैसे कि इस पैराग्राफ में तो हमें कुछ मिला नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें रीड कटर दिख रहा है। तो रीड कटर क्या करते थे? हार्वेस्टेड पेपर्स प्लांट अलोंग द नाइल, हैड टू बियर इन माइंड दैट ही वर्कड इन द एरिया दैट वाज आल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ दैट एट टाइम्स कुड प्रूव फैटल। इसका मतलब यह है कि जो रीड कटर थे ना वो क्या काम करते थे कि वो प्लांट को हार्वेस्ट करते थे, पेपर्स को, और अपने दिमाग में इस चीज़ को रखकर चलते थे कि जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं वो एक जंगल की तरह है और वहाँ पर उनकी डेथ भी हो सकती है। फेटल का मतलब डेथ हो सकता है, तो मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की काम हो सकता है। तो अगर आप उधर जाके उसको स्कैन करेंगे तो आपको हज़ार्ड्स वाला जो ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा। तो अब देखिए हमें स्टूडेंट्स 2 आंसर तो मिल चुके बड़े आराम से, लेकिन स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं और आईटीपी वाले आपको यहाँ पर ही फंसाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सारी ऑप्शंस को जो पैराग्राफ उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना
उसी में से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर पोर्टर लिखा हुआ है, यहाँ स्टोन मैन लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये 6th पैराग्राफ है, यहाँ पे ये 5th पैराग्राफ है, जहाँ पर हमने एक MCQ किया था। और उसके नीचे वाला पैराग्राफ जो है उसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो समरी के लिए यूज हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर स्टोन्स मैन दिख रहा, तो वो दोबारा से इसके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, जबकि यहाँ पर आपको कोई भी मैचिंग नहीं मिलने वाली है। तो हमारे पास जो टेक्स्ट बचा हुआ है हमने सिर्फ वो पढ़ना है। तो वो जो टेक्स्ट बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला पैराग्राफ है, क्योंकि ये वाला पैराग्राफ भी हमने MCQ के लिए 2 MCQ इस पैराग्राफ से हमें मिल चुके हैं। तो हमारे लिए ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमें आंसर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फार्मर्स के बारे में आपको दोबारा से मिल रहा है। तो फार्मर्स हु कुड डू नथिंग विद देयर लैंड ड्यूरिंग देयर मंथ्स व्हेन द नाइल रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो फार्मर हैं वो उस मंथ में काम नहीं कर सकते थे जहां पर नाइल जो रिवर थी वो ओवरफ्लो करती थी, बहुत ज्यादा ऊपर बहती थी, बहुत ज्यादा पानी उसमें होता था, तब वो उनका काम बंद हो जाता था। तो ये देखिए यहाँ पर जो C ऑप्शन है वो उसके लिए आ जाएगा, जहां पर इन्होंने लिखा है वाज अनएबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर वो काम नहीं कर पाएंगे। वो टाइम क्या था, जब नाइल नदी बहुत ज्यादा ऊपर बहती थी, उस टाइम वो कोई भी काम नहीं कर पाते थे। अब उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ओवरसीयर्स आपको दिख रहा है। ओवरसीयर्स को देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन इनटू टीम्स टू ट्रांसपोर्ट द स्टोन्स ऑन द स्लेड्स। तो मेन इनटू टीम का मतलब क्या है, इसको थोड़ा देखिए उधर जाके तो आपको मिल जाएगा कि वो डिवाइडेड वर्कर इनटू ग्रुप्स एंड मेन इनटू टीम, सेम मीनिंग है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है वो F आपको मिल जाएगा। लेकिन आम स्टूडेंट वही गलती करेगा जो स्टूडेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आप इसको पढ़ते रहेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, और ये वाले नाम उसने उस पैराग्राफ में दिए हैं जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। तो ये ट्रैप होता है जो आपको समझना पड़ेगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट, और शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों तक। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस चाहिए ऑनलाइन तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।